हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में हमने आपके जो प्रश्नावली 5.2 थी उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन किया था। ज़्यादा कोई इंट्रोडक्शन बड़ा था नहीं। आपको एपी का एनवां पद आना चाहिए, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बहुत कम सूत्र काम आता है वो। दूसरी बात, किसी एपी का जब अंत से एनवां पद पूछा जाता है वो होता है बराबर ए एन माइनस वन इंटू डी। उम्मीद है आपने बढ़िया तरीके से देख लिया होगा। लेक्चर थोड़ा सा पुराना जो है ना 5.1 के जो 2 लेक्चर्स हैं इंट्रोडक्शन के, वो देखना बहुत जरूरी हो जाता है। इस बात को ध्यान रखना। आज हमारी जो क्लास होने वाली है वो उदाहरण की होने वाली। उदाहरण करेंगे हम उदाहरण नंबर 3 से लेकर उदाहरण नंबर 10। आपके 8 उदाहरण है टोटल। इस एक वीडियो वन शॉट के अंदर कंप्लीट उदाहरण हम आपके डिस्कशन करने वाले हैं। और आप यकीन मानिए, अगर आपने ये 8 उदाहरण का वीडियो बढ़िया तरीके से देख लिया और समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिए, लैंग्वेज समझ ली, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो समझ लिए, 5.2 के अंदर 20 सवाल है। आपको किसी सवाल में परेशानी आएगी नहीं। आप मेरे से पहले कर लो, आप वीडियो का इंतजार भी नहीं करोगे। सब खेल एग्जाम्पल का है, सब खेल लैंग्वेज का, आप मान के चलिए। तो शुरुआत करते हैं। चलो, आपके सामने उदाहरण नंबर 3 कह रहा है कि आपके पास एक एपी दे रखी। मैं आपके लिए एपी लिख देता हूँ एक बार वापिस। तो आपके पास एक एपी है, एपी में प्रथम पद दे रखा है, ये दे रखा है, फिर ये 12 दे रखा है, ऐसे ऐसे करके आपको ये दे रखा है। अब आपको इस एपी का 10वां पद चाहिए। आप कुछ भी मत सोचें। आप एक बात बताओ, जो एपी का 10वां पद होगा, एपी का 10वां पद, एपी का जो 10वां पद होगा वो ए दसित होगा। बिल्कुल, एपी का जो 10वां पद होगा, 10वें पद को लिखने का तरीका होता है ए प्लस 9d। पक्की बात है। अरे बोलो साहब, क्या आपने ये बात पढ़ी है? मैंने आपको बोला है ना, यहां होता अगर 19वां पद तो आप लिखते इसको a प्लस 18d, 20वां पद a प्लस 19d, 27वां पद a प्लस 26d। एक डी कम सोचते हो नहीं सोचते हो? इसका मतलब मुझे 10वां पद मिल सकता है अगर मेरे पास a और d आ जाए। और जब मेरे को एपी दे रखी है तो मैं इसका a और d निकाल सकता हूं। आप लिखेंगे इसका जो प्रथम पद होगा, क्या होगा? प्रथम पद a बराबर, प्रथम पद का मतलब जो सबसे पहले लिखा गया। सुनना, ये बात बता रखा हूं मैं आपको। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले लिखा है। इसका प्रथम पद कितना हो गया? 2 हो गया। अब मुझे निकालना इसका सार्व अंतर। क्या निकालना इसका? सार्व अंतर। और सार्व अंतर को लिखा जाता है d बराबर, d का सूत्र होता है a2 माइनस a1। तो d बराबर, a2 मतलब दूसरे नंबर वाला पद, दूसरे नंबर कितना है? 7, माइनस a1 मतलब पहले वाले नंबर का। तो क्या मैं यहां से d का मान 5 कह सकता हूं क्या? अरे बोलो साहब, ये बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको एपी की ज्यादातर क्वेश्चंस में, एपी के ज्यादातर क्वेश्चंस में ए और डी की जरूरत पड़ेगी। अब ए और डी निकालने का तरीका 3-4 है आपके। सीधी एपी से निकल जाएगा, समीकरणों से निकलेगा, ए एन वाले पद से निकलेगा, एस एन वाले पद से। वो आप चिंता ना करें, आप तो केवल सवाल को समझें। सवाल ने एक एपी दी, एपी देने के बाद इस एपी को ऐसे लिखा, इसका प्रथम पद ढूंढा 2, जो शुरुआत लिखा। सार्वंतर, इसमें से ये दूसरे में से पहला घटाना होता है। अब ये ए और ए1 एक ही बात होती है। तो 7 माइनस 2 5 है। मुझे इस एपी का 10वां पद चाहिए, तो किसी एपी के 10वें पद को a10 बराबर a प्लस 9d से लिखा जाता है। चलिए सर, तो आप लिखेंगे a10 बराबर, a का मान कितना है? a का मान 2 है, प्लस 9 गुणा d कितना है? 5 है। तो आप लिखेंगे a10 बराबर, ये हो जाएगा 2 प्लस 9 को 5 से गुणा करोगे 45। तो a10 का मान आ जाएगा 47। 45 और 2 कितना होता है? 47 होता है। और आप लिखेंगे अतः एपी का जो 10वां पद होगा, एपी का जो 10वां पद होगा वो होगा आपके 47। 10वां पद 47 होगा। बोलो सर, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सूत्र की जरूरत भी पड़ी क्या? देख लो, आपको जो 5.1 5.2 का अगर इंट्रोडक्शन पता होता है, एपी के व्यापक पद को कैसे लिखा जाता है, ये एक डी कम सोचना पड़ेगा आपको। 10वां है तो a प्लस 9d। सपोज आपको पूछ लेता 38वां पद, तो a प्लस 37d। एक डी हमेशा कम सोचें। तो उम्मीद है प्रत्येक लालो लाली को जब एपी दे रखी है तो उसका प्रथम पद और सार्वंतर निकालना आना चाहिए। और ये तो आना चाहिए। 5.1 का हमने उदाहरण नंबर 1 किया था, 5.1 का क्वेश्चन नंबर हमने 3 किया था, प्रथम पद और सार्वंतर निकालने वाला। आप पुराने लेक्चर देखें, सीधा यहाँ नहीं आए कृपया करके। आप लाइन वाइज चलेंगे ना, इतनी चीजें सिंपल हो जाएगी आपके लिए। आपको
पता ही नहीं लगेगा मैथमेटिक्स इतनी सिंपल भी है क्या। बच्चे क्या करते हैं सीधा आ जाते हैं, बीच में गैप ले लेते हैं, छुट्टी हो जाती है, बीच में देखते नहीं वीडियो, सीधा यहाँ जाते हैं, तो फिर ये बात उनको नहीं लगेगी ये कैसे लिखी। इसको लिखने का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है एपी का दूसरा 5.1 का इंट्रोडक्शन नंबर 2 के अंदर, इसको बहुत बड़े तरीके से समझा रखा है। अब ये एपी दे रखी है, प्रथम पद हो गया, सारवंतर हो गया, अब एपी का 10वां पद चाहिए, तो a10 बराबर a प्लस 9d। अब ये सोचे क्या ज्ञात करना है, अब ज्ञात करने में 10वां पद निकालना तो a प्लस 9d, तो जरूरत किसकी पड़ी a और d की, और एपी दे रखी है a और d मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अब a और d निकालने के 4 तरीके होंगे, हम अलग अलग तरीके सवालों के अंदर डिस्कशन करते जाएंगे, टेंशन मतलब। 2 अभी कर लेंगे 5.2 में, 5.2 के अंदर 2 और है वो सब कर लें। 10वां पद 47 आगे आते, एपी का 10वां पद 47 होगा। उदाहरण नंबर 3, प्रत्येक लाल और डाली को समझ में आया या नहीं आया, उम्मीद है आ गया होगा। सूत्र आपको याद रखने पड़ेंगे, कंसेप्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार आप उदाहरण नंबर 3 को समझने का और लिखने का कष्ट करें, साथ साथ कभी नहीं लिखना, मैं हर वीडियो मना कर रहा हूं आपको, मैं साइड में ही हूं, एकदम साइड में खड़ा हो जाऊंगा, पॉज कर लें वीडियो फिर लिखें। समझते हो, पहले समझना जरूरी, लिख तो वैसे भी लोगे, किताबें भरी लिखी हुई। तो एक बार आप इसको आराम से देखें। अगली स्लाइड में करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 4। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 4। उदाहरण नंबर 4 में क्या बोला है, आपको एक एपी दे रखी है 21, 18, 15 का कौन सा पद -81, मतलब इसमें से एपी लिखी जाएगी 21, 18, 15 डॉट डॉट करके लास्ट में कितना लिखा गया -81 लिखा गया, और कौन सा नाम आगे मैंने बोला था n ज्ञात करना, मतलब आपको प्रथम पद तो निकल जाएगा, सारवंतर भी निकल जाएगा, n का मान -81 दे रखा और आपको n का मान निकालना। दूसरी बात, पहला सवाल ये है, साथ ही क्या इस एपी का कोई पद 0 है, ये कह रखा है इस एपी में कोई पद 0 भी आएगा क्या, से कारण उत्तर आपको देना। चलिए सर, पहली बात तो करते हैं जो आपको एपी दे रखी है उसके बारे में। एपी है आपके सामने 21, फिर 18, फिर 15, और वो कह रहा है क्या इस एपी के अंदर -81 आएगा क्या, कौन सा पद होगा जो इसका -81 होगा। तो आपको जो जो बातें दे रखी है वो लिखें। तो इसके अंदर अगर आप सोचेंगे तो आपको एक तो दे रखा प्रथम पद, क्या दे रखा प्रथम पद, प्रथम पद को ए बोला जाता है। प्रथम पद मतलब जो सबसे पहले लिखा गया वो कितना हो जाएगा 21, ठीक है सर। फिर आपको दे रखा सार्वअंतर, क्या दे रखा सार्वअंतर यानी कि डी, और डी को लिखने का तरीका होता है a2 - a1। चलिए सर, डी बराबर a2 का मान कितना जो दूसरे नंबर पर लिखा गया 18, -a1 का मान कितना है 21। क्या 21 में से 18 जाएगा तो -3 बचेगा, पक्की बात है क्या, देख लो एक बार, 21 में से 18 जा रहा है तो -21 बढ़ा है तो -3 बचेगा। और क्या दे रखा है, एक सबसे लास्ट में आपको दे रखा है, इसको बोला जाता है एपी का nवां पद। एपी का, आप इसको एपी का nवां पद बोल दो या इसको आप अंतिम पद बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अंतिम पद को लिखने का तरीका क्या होता है, एपी के अंदर an वो कितना दे रखा है -81, और आपको निकालनी है पदों की संख्या। क्या निकालनी है, पदों की संख्या, यानी कि n आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। पहली बात मैं एक आपके लिए स्पष्ट कर दूं, ये आपका केस नंबर फर्स्ट है भैया ना, इसके अंदर टोटल 2 सवाल हैं, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। ये सवाल यहाँ तक खत्म कर रहा हूँ, यहाँ तक, ये जो केस नंबर 1 चल रहा है यहाँ तक आएगा अभी। क्या इस एपी से आपने प्रथम पद निकाला, सार्वअंतर निकाला, ये तो निकल जाएगा। जो लास्ट में दे रखा उसको एपी का nवां पद या अंतिम पद an बोला जाता है, -81 हो गया। और कौन सा नाम आते मैंने आपको हमेशा ही बोला, क्या ज्ञात करना, आपको n ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, तो निकल जाएगा n, कोई समस्या आपको यहाँ तक तो नहीं। अब आपको पता है कि एर डीर एन, और आपको इसमें बता आप लिखेंगे चूंकि एपी का जो nवां पद होता है, एपी का जो nवां पद होता है उसको लिखा जाता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लिखा जाता है। इस सूत्र से अभी आपके उत्तर आ जाएंगे। कैसे, an का मान आपको -81 नहीं दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है। तो an का मान तो है आपके पास -81, a है, a का मान कितना है 21, a का मान कितना है 21 प्लस ये n तो आपको निकालना है n-1 गुणा में d में कितना हो जाएगा -3 डी आपने। अब एक काम करो, ये जो प्लस का 21 है इसको इधर ले आओ, तो -81 प्लस का 21 इधर आएगा -21, और -3 पहले लिख दूँ, -1 लिख दूँ बाद में, गुणा में कोई फर्क नहीं पड़ता। ये चीज़ पहले लिख दूँ इधर, है ना, तो ये हो जाएगा -3n-1 बराबर, 2 संख्याएं माइनस में हो जुड़ती है लेकिन चिन्ह किसका रहता है, माइनस का। तो -81 और -21
और ये हो जाएगा माइनस का 112 होगा क्या? ध्यान से देख लो एक बार आराम से, बोलो। या 102 होगा, बिल्कुल 102 ही होगा ना, ये तो 102 बनेगा। 1 और 1 2 8 2 10, ठीक है। अब एक बात बताऊँ, यहाँ से करने के विद्यार्थी के दो नजरिए हो सकते हैं। या तो वो बंदा इस अंदर गुणा करवाएगा, लेकिन गुणा करवाने की जरूरत नहीं। आप तो n-1 के बारे में सोचें। n-1 बराबर माइनस का 102 बटा में गुणा वाला -3 कहाँ जाएगा? भाग में। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ से n-1 का जो मान आएगा, 3 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा? 3 3 9 और 4 3 12। अरे 9 नहीं, 34 बार जाएगा ना। कहाँ 94 कर दी, 34 बार जाएगा। और अगर मुझे यहाँ से n का मान निकालना है तो 34, ये माइनस का 1 ट्रांसफर होगा, किसका हो जाएगा? प्लस का 1। तो n का मान हो जाएगा 35। क्या आपको बात समझ में आई? मैंने बोला था ये केवल एक सूत्र है, ध्यान रखना, ये रामबाण है, ध्यान रखना आपके लिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट सूत्र है आपके पूरी 5.2 के अंदर। मैं इसके अलावा सूत्र भी नहीं लगाऊंगा। उदाहरण कर लो, चाहे आप सवाल कर लो, ये सूत्र। अब इसके अंदर क्या दे रखा है आपको? देखो, इस बार ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, n ज्ञात करना पूछ लिया। पहले वाले सवाल उदाहरण नंबर 3 में ये ज्ञात करना था, ये दे रखा था, ये दे रखा था, ये दे रखा था। सेम चार चीजें चल रही। तो ये ऐसे किया, n का मान कितना है? 35। अब आप लाइन लिखनी है आपको। अभी एक सवाल पढ़ा, अभी ध्यान रखना ना। आप लिखेंगे अतः AP का 35वां पद -81 होगा। AP का 35वां पद क्या होगा? -81 होगा। अगले सवाल में ज्यादा दिक्कत नहीं, केवल उसने an चेंज करने बोला। इसने बोला साथ ही क्या इस AP का कोई पद 0 है? 0 मतलब इस बार n का मान चेंज कर दिया, बाकी सेम है। n का मान तो निकालना है। n का मान -81 नहीं करके वो कह रहे हैं इस AP को ऐसे लिखोगे क्या, बीच में कहीं 0 आएगा क्या? वो उसने चेक करने के लिए बोला। तो वो तो चेक हो जाएगा, कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। एक बार आप यहाँ तक विजिट करें इसको, क्या है क्या नहीं। आपको एक AP दे रखी थी, कौन सा पद पूछा? मतलब ये AP ऐसे चल रही है और लास्ट के अंदर -81 आना चाहिए। तो ये तो अंतिम पद हो गया, तो ये अंतिम पद n हो गया। a का मान हो गया, d का मान दूसरे में से पहला घटा दिया, पदों की संख्या। सूत्र ये लगाना कैलकुलेशन की, प्लस का 21 इधर आया, ये जुड़ गया, ये हो गया। -3 गुणा और भाग में गया, माइनस माइनस प्लस। 3 का भाग इसमें 34 बार जाता है और माइनस का उधर गया प्लस। तो 35वां पद -81 होगा। मतलब इस AP के 35 पद आपको लिखने पड़े, 1 2 3 4 ऐसे करके 35वें पद पर पहुंचोगे तो आपको उत्तर कितना दे देगा? -81। क्या मेरे लाल और लाली को ये सवाल समझ में आ गया? ज्यादा चेंजेस मैं कर नहीं रहा हूं। अगले में मुश्किल काम तो है नहीं, मैं यहां से मिटा दूं क्या? एक बार आप इसको लिख लें आराम से, कोई समस्या नहीं है। तो मैं आपको यहां से मिटा देता हूं सवाल को, जहां चेंज करना वह मैं करवा देता हूं आपको। ध्यान देना इधर, है ना। ये केस नंबर 2 की बात कर रहा हूं मैं, सेम नहीं है, ध्यान रखना ना। बाकी AP तो सेम है, तो किसी AP का कोई भी पद 0 हो तो प्रथम पद सार्वंतर तो सेम रहेगा। केवल चेंज होने लायक जो है ना वो यहाँ है भाई। चेंज होने लायक इस AP का जो पद पूछा गया वो 0 है। अंतिम पद इसने बोला है कोई पद शून्य है क्या? बिल्कुल। तो ये देखो an का मान तो आपके पास कितना हो गया? 0। a का मान 21 है ही पहले से, प्लस n तो आपको चाहिए, और d कितना? d है आपके पास -3। ये प्लस का 21 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -21 बराबर -3 और n-1। -3 n-1 पहले लिख दो और -21 बाद में लिख दो। n-1 बराबर -21 बटा गुणा वाला माइनस भाग में जाएगा, माइनस माइनस प्लस। n-1 बराबर 21 बटा 3 का मतलब कितना होता है? 7 ही तो होता है, बिल्कुल। तो n बराबर 7, माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना आ गया? 8। n का मान कितना आ गया? 8। अतः AP का 8वां पद 0 होगा। बोलिए सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सवाल केवल और केवल सब इस सूत्र का खेल है। आपको अगर सूत्र याद है तो कोई प्रकार की समस्या आपको नहीं आएगी, मेरी गारंटी है। तो किसी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, पक्की बात है। कोई प्रकार की समस्या नहीं। सेम था सवाल। एक में an का मान -81 दिया तो n बराबर 35 आया था। एक में an की जगह 0 दे दिया था, हमने 0 रख दिया केस नंबर 2 लगा के। बाकी सेम ही है। इस AP में चल के जा रहे हो ना आप, कोई पद पर पहुंचो, चाहे 8वें पर, चाहे 10वें पर, चाहे 35वें पर, चाहे 40वें पर, किसी पे पहुंचो,
एक्चुअल में इसका प्रथम पद तो 21 ही रहना और सार्वंतर -3 ही रहना, इसमें कोई चेंजेस नहीं। आप किसी रास्ते से गुजरो, इसका प्रथम पद तो 21 ही रहेगा, आपको कोई पद चाहिए पूछा है। ठीक है, तो ये कर लिया हमने आपके एग्जाम्पल नंबर 4 का सॉल्यूशंस जो आपके सामने तैयार है। एक बार इसको लिखें, इसको समझें, अगली स्लाइड में मिलते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 का सॉल्यूशन लेकर। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 5। उदाहरण नंबर 5 में क्या बोला है, वे एपी निर्धारित कीजिए। आप किसी भी सवाल में एपी तभी निकाल सकते हो जब आपको उसका प्रथम पद और सार्वंतर पता हो, वरना कभी आप एपी नहीं निकाल सकते। अगर आपको एपी का प्रथम पद पता है, जैसे सपोज प्रथम पद 5 है और उसका सार्वंतर 3 है, तो 5 के बाद 3 जोड़ दो 8, 8 में 3 जोड़ दो 11, 11 में 3 जोड़, मतलब जो प्रथम पद आ गया ना उसके प्रत्येक पद में डी जुड़ता जाएगा, आगे दूसरे में डी जुड़ेगा, तीसरे में डी जुड़ेगा, आगे सीरीज बन जाएगी। लेकिन चाहिए क्या, प्रथम पद और सार्वंतर। अब प्रथम पद और सार्वंतर की जब बात होती है तो हमारे दिमाग में 4 मेथड आने चाहिए। मैंने आपको पहले बोला था, एक तो जब सीधी एपी दे रखी तब, या दो कोई समीकरण बन जाए, क्योंकि ए और डी गणित कहती है जितने मान चाहिए उतने समीकरण होने चाहिए, या आप एक एन वाला होगा एक एस एन वाला, वो आगे की बात है। 5.2 के अंदर है, 5.2 में 2 मेथड है, वो दूसरा मेथड ऐसा ही कह रहा है, जिसका तीसरा पद 5 है और सातवां पद क्या है, 9 है। तो पहले तो लिखते हैं दिया गया, पहले क्या लिखते हैं, आपको दिया गया, दिया गया है। अब इसका तीसरा पद दे रखा, क्या तीसरे पद का मतलब A3 तो होता है, बिल्कुल सही बात है। क्या तीसरे पद का मतलब A3 होता है, बिल्कुल सही। और तीसरा पद दिया कितना, तीसरा पद दिया आपको 5। अब तीसरे पद को मैं अगर चाहूं तो A + 2D भी तो लिख सकता हूं साहब, बराबर में कितना आएगा, 5 समीकरण संख्या 1। सुनना मेरी बात, तीसरा पद कितना है, 5। किसी एपी के तीसरे पद को A3 से लिखा जाता है, और A3 को A और D के रूप में कैसे लिखा जाता है, A + 2D, एक डी कम सोचना, तथा सातवां पद, सातवें पद का मतलब होता है A7, कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। सातवें का मतलब A + 6D बराबर में 9 समीकरण संख्या 2। बोलो साहब, यहां तो कोई समस्या हो तो बोलो कि सर ये बात समझ में नहीं है। तीसरा पद 5 दिया, तीसरे का मतलब A + 2D होता है, हमेशा डी कम सोचने को बोला हुआ, A + 2D का मान 5 है, और सातवां पद 9 है, तो सातवें का मतलब हो गया A + 6D बराबर में कितना, 9। अब मैं आपको एक तरीका बताऊं, तीसरा चैप्टर हमने पढ़ा था, एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि पढ़ी थी। आप विलोपन के बारे में सुनना, क्या थी विलोपन विधि, किसी के दिमाग में आ रही है बच्चों के? विलोपन विधि सर ये कहती है कि अगर आपके पास 2 समीकरण है और आपको 2 चर के मान निकाल, 2 चरित हो गए A और D, 2 चर है, तो हम या तो जोड़ते हैं या घटाते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाते हैं, या समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। लेकिन कब जोड़ते हैं, जोड़ते तब हैं जब आपको अलग अलग चिन्ह दे रखा, जिसका आप विलोप करना चाह रहे हो। यहाँ विलोप तो एक ही होगा, क्योंकि सेम होना चाहिए। पहली बात तो जिसका विलोप करना चाहते हो वो सेम शकल का होना चाहिए। सेम शकल दिखाई नहीं दे रही है कि आपको, बिल्कुल दे रही है। और अब ये दोनों प्लस के हैं, इसका मतलब आपको माइनस करना है। तो आपको ये तरीका मैंने बता रखा है, आपको याद होना चाहिए कि यहाँ हम समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, माइनस। तो आप लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करना है आपको, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए साहब, किताब वाले क्या करते हैं, सीधा समीकरण 1 और 2 को सोल्व करने पर A का मान कुछ आ जाएगा, D का मान ऐसे बोला है, A का मान कितना है इसके, A का मान इसके 3 आया, D का मान 4। इसने सीधा ही लिख दिया 2 लाइनों में कि समीकरण 1 और 2 के युग्म को हल करने पर हमें प्राप्त होगा A = 3D। समझना है ना कैसे आया है। चलिए साहब, घटाने का तरीका आपको आना चाहिए, मैंने आपको बता रखा है विलोपन विधि में। A + 2D बराबर आप लिखेंगे 5, फिर आप लिखेंगे A + 6D बराबर में क्या लिखेंगे, 9। ये लाइन बनाई, और घटाते वक्त नीचे वाला जो समीकरण होगा ना उसके सबके चिन्ह चेंज करने। ये प्लस का A किस में हो जाता है, माइनस का, प्लस का 6D किस में बदल जाएगा, माइनस में, और प्लस का 9 किस में हो जाएगा, माइनस में 9 हो जाएगा। बाकी का काम यहाँ ऊपर कर रहा हूँ, ध्यान देना सर। तो आप कहेंगे सर ये तो देखो, अब ये प्लस का A नहीं, अब ये माइनस का है, तो प्लस का A और माइनस का है, ये तो कैंसिल हो गया। और ये प्लस का 6D नहीं, ये है माइनस का 6D। अब माइनस के 6D में से, इस माइनस के 6D में से 2D जाएगा, तो आप कहेंगे सर माइनस का 4D तो बचेगा। मैं कहूँगा बिल्कुल भाई, माइनस के 6D में से 2D जाएगा, माइनस का 4D बचेगा। और -9 में से 5 जाएगा, तो माइनस का क्या बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं।
तो मुझे चाहिए डी का मान। डी का मान आ जाएगा माइनस का 4 बटा गुणा वाला -4 कहाँ आ जाएगा भाग में, माइनस माइनस प्लस, डी का मान 4 बटा 4 का मतलब होता है डी कितना आया सर 1 है। सिंपल ही काम है। तो ये दूसरा तरीका आ गया ए और डी। अभी डी आ गया तो ए भी आ जाए। अब डी का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो या समीकरण 2 में रख दो। हम समीकरण 1 में रखेंगे तो ए आ जाएगा। तो आपको बात समझ में आई या नहीं? हमने ए और डी निकालने दूसरा मेथड पढ़ लिया। पहला कौन सा? जब आपके सामने सीधी एक एपी दे रखी हो तो उसके जो सबसे पहले नंबर पर है वो आपका ए है। डी के लिए दूसरे में से पहला क्या करना था माइनस। लेकिन इस प्रकार का जब आपको कोई दो पद दे रखे हैं, दो पद ही दिए कोई, तो दो पद जब दे रखे होंगे आपको, मैं चाहता था अलग से करवा सकता था लेकिन मैंने वीडियो के साथ में बोल लूंगा कि आपको ये बता रहा हूं। जब आपको दो पद दे रखे हो तो दो ऐसे समीकरण बनेंगे, हमेशा ही आपको समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करना है। जैसे ही आप समीकरण 1 में समीकरण 2 को माइनस करेंगे हमेशा ए से ए होगा कैंसिल। आगे कम से कम 5-7 सवालों में ऐसी बात हो रहेगी, तो ध्यान रखें। तो 1 में से 2 घटाएंगे तो ए कट जाएगा, डी आएगा। डी का आने के बाद ए लाने में कोई मुश्किल काम है नहीं। चलिए सर, अब आपको डी का मान रखना, तो आप लिखेंगे डी बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, डी बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिखो। समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर में कितना 5। तो a तो मुझे चाहिए प्लस 2 गुणा d कितना 1 बराबर 5। तो a प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2 बराबर में 5। तो a बराबर 5 प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का, तो a का मान कितना आ गया 3। अगर a और d आ गया तो आपको दूसरा मेथड समझ में आया नहीं है a और d निकालना। आप सवाल को भूलें, सवाल से ज़्यादा मेथड इंपॉर्टेंट रखता हूँ मेरे लिए, हमेशा ध्यान रखना। आपको कोई दो पद दे रखे थे, दो पद में आपको एक तो तीसरा पद दिया और एक इसने 7वां पद दिया। जब आपको दो पद दे रखे होंगे तो इस पद को ऐसे लिखा जा सकता है a और d के रूप में लिखना। समीकरण 1 और समीकरण 2 बनेंगे और ये उसका प्रोसेस रहेगा करने का, तो आगे आपको बहुत ईजी हो जाएगा। फटाफट जैसे समीकरण 2 बने आपको काम वही सोचना, अरे ये करना है आपको, ठीक है। अब आपको एपी चाहिए, कोई प्रॉब्लम आपको एपी में नहीं आएगी। आप लिखेंगे अतः एपी बराबर, एपी का प्रथम पद कितना है 3, अगले पद के लिए 1 जोड़ दो 4, 4 में 1 जोड़ दो 5, 5 में 1 जोड़ दो 6, ऐसे ऐसे करके डॉट डॉट। ये आपकी एक अपरिमित एपी बन जाएगी। एपी रुकने का नाम नहीं लेगी, इस बात को ध्यान रखना। बोलो सब, प्रथम पद आ गया 3, 3 के बाद सार अंतर हमेशा जुड़ेगा। 3 में 1 जोड़ा 4, 4 में 1 जोड़ा 5, 5 में 1 जोड़ा 6, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 में 1 जोड़ा 8। लेकिन हमें तो अनंत पद लिखना है ना, तो हम क्यों लिखेंगे, हमने आगे डॉट डॉट कर दिया, इसका मतलब आगे वो समझ जाएगा। 3 के बाद 4, गैप 1 का ही है, देख लो, इसमें भी 1 का, इसमें भी 1 का, इसमें 1। तो ये बताओ आप लोग, क्या ये एपी का ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, जो आपको दूसरा मेथड मिला है ए और डी निकालने का, वो समझ में आया या नहीं आया? मेन मुद्दा ये, सवाल के बारे में ज्यादा नहीं सोचे। ए और डी निकालने के टोटल 4 मेथड पढ़ेंगे। 2 पढ़ेंगे 5.3 के अंदर, 5.3 के अंदर, और 2 पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। अब एक तो हमने 5.1 में पढ़ लिया था और 5.2 में अभी 2 उदाहरणों में पढ़ा था। उदाहरण नंबर 3 में जो किसी एपी के जब सबसे पहले नंबर पर लिखा गया वो एपी का प्रथम पद होता है, और दूसरे में से पहला माइनस करने पर, दूसरे में से पहला माइनस करने पर वो डी आता है। वो तो सीधा सिंपल सा, जब आपको एपी दे रखी है, जब आपको पहले से एपी दे रखी है, तब आप उसका प्रथम पद और सार अंतर निकालना सीख गए। दूसरी बात, जब आपको किसी एपी के ऐसे 2 पद दे रखे होंगे, कोई भी पद, तीसरा पद, 7वां पद, कोई भी 9वां पद, 8वां पद, 4था पद, 2 पद आपको कितने दे रखे होंगे, 2 पद अगर आपको दे रखे हैं तो फिर इस प्रकार का काम करना। कोई भी पद दे रखा है उसको ऐसे ए और डी के रूप में लिखो, समीकरण 1 दे दो। ऐसा दे रखा है, इसको ए और डी के रूप में ऐसा लिखा जाता है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को हमेशा ही घटाना, क्योंकि ए और ए तो हमेशा ही सेम रहेगा। आप चाहे कोई भी पद लिखेंगे ना तो ए में चेंज नहीं। आपने इसका 7वां लिखा, आप अगर इसका 11वां लिखो तो भी तो आप a + 10d लिखोगे ना, ए तो चेंज नहीं हो रहा, डी कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है। तो ये इसका प्रोसेस रहेगा, घटाएंगे तो डी आएगा। डी का मान जब समीकरण 1 या 2 किसी में भी रखेंगे ना तो क्या आएगा, ए आएगा। और ए और डी आने के बाद एपी छोड़ो, आपके पास 99% काम एपी के सवालों का हो गया, क्योंकि महत्वपूर्ण जो काम है ना वो ए और डी का। तो प्रत्येक लाल और लाली को ये समझना चाहिए, जब जब ऐसे समीकरण 2 बनेंगे, जब जब ऐसे समीकरण 2 बनेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाना है, घटाएंगे तो इजी वे में आपके उत्तर आ जाएंगे। बोलिए सर, कोनो दिक्कत किसी बच्चे को? कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। एक बार आप इसको लिखने का कष्ट करें। मैं साइड में खड़ा हो जाता हूं, फिर अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं इसका एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 क्या कह रहा है, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है?
अब आपको समझो इसका मतलब क्या। आप एक उदाहरण सोचो, आपके सामने एक उदाहरण लिख रहा हूँ, एक एपी लिख रहा हूँ मैं, आपके सामने एक एपी लिख रहा हूँ 2 4 6 8 ऐसे ऐसे करके। इस एपी में लास्ट में से 24 लिखूं तो आप कह सकते हो यहाँ 24 तो आएगा इस एपी में, पक्का आएगा क्योंकि दो दो चल रहा है। लेकिन मैं ये थोड़ी कह सकता हूँ, मैंने सपोज ऐसे एपी लिख दी 10 फिर 15 फिर 20 ऐसे ऐसे करके मैं कह दूँ इसमें 43 आएगा, तो आप कहेंगे इसमें 43 आएगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि 10 के बाद 15 आया, 15 के बाद 20, 20 के बाद 25, 25 के बाद 30, 30 के बाद 35, 35 के बाद 40, 40 के बाद 45 आएगा, लेकिन 43 इसके अंदर नहीं आएगा। लेकिन यहाँ तो आ जाएगा ना 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। लेकिन क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ अगर ये एपी सपोज आगे गई तो क्या इसमें 51 आएगा? आप कहेंगे नहीं आएगा सर, 51 नहीं आएगा, 50 आएगा, 50 के बाद 52 आएगा। तो ये कैसे पता लग रहा है? क्या एपी लगा के करना? नहीं, हम क्या निकालेंगे इसमें n का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? n का मान। और n का मान एक हमेशा कौन सी संख्या होती है आपकी? एक प्राकृत संख्या होती है। n यहाँ पर जब जब भी आएगा n आपकी क्या होनी चाहिए? प्राकृत बोल दो या इसको धनात्मक पूर्णांक बोल दो। क्या बोल दो? धनात्मक पूर्णांक। जीरो शामिल मत करना। क्या है? धनात्मक पूर्णांक। मतलब आपके पास 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, n का मान कुछ भी आ जाए, पॉइंट में भी नहीं आना चाहिए। प्राकृत कभी पॉइंट में भी नहीं होती। तो हम n का मान चेक करें। क्यों? हम लिख लिख के नहीं कर सकते ना, लिख लिख के बोल दिया ऐसा कर दिया, कोई सपोजर ऐसा कर दिया। अब ये तो चलो 5 का गैप है, पता लग जाएगा। लेकिन यहाँ 6 का गैप है, 17 23 ऐसे कोई 301 तक लिखोगे थोड़ी। तो प्रथम पद बड़ा है, डी बड़ा है, लास्ट पद बड़ा, हम किसका मान निकालेंगे? n का। और n का मान अगर प्राकृत संख्या आया तो हमारा उत्तर हाँ होगा, वरना क्या होगा? ना होगा। इस बात को ध्यान रखना। मैं करवाता हूँ सवाल को, आप समझें। ऐसे सवाल एग्जाम में आते हैं जो थोड़े से लैंग्वेज के तौर पर आपको ऐसा लगेगा कि हाँ क्या कह रहा है, तो समझने का प्रयास करें सब। पहले तो आपके पास एक एपी दे रखी, एपी दे दो, ये संख्याओं की सूची एक ही बात है। तो आप लिखेंगे 5 फिर 11 फिर 17 फिर 23 ऐसे ऐसे करके। क्या वो कह रहा है कि इसमें 301 आएगा या नहीं आएगा? अभी होल्ड है, मैं इसको नहीं कह सकता आएगा या नहीं आएगा, कंफर्म बात नहीं है, पक्की ध्यान रखना। वो तो n डिसाइड करेगा। पहली बात तो प्रथम पद डिसाइड करो पहले इसका। प्रथम पद a बराबर 5 है, शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सबसे पहले लिखा गया। फिर हम लिखेंगे इसका सार्व अंतर। क्या लिखेंगे? सार्व अंतर d बराबर, सार्व अंतर का मतलब a2 माइनस a1, d बराबर a2 का मान 11 माइनस 5, d का मान कितना आ जाएगा साहब? 6 आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बोलो। प्रथम पद और सार्व अंतर आया या नहीं आया? कोई समस्या नहीं? चलिए साहब। और अब आपको अंतिम पद भी दे रखा है, एपी का nवां पद दे रखा है। एपी का nवां पद बोल दो या इसको आप अंतिम पद बोल दो, बात एक ही। जिसको आप an से लिखेंगे वो है आपके पास 301। और हम इसमें पदों की संख्या निकाल के चेक करेंगे कि उत्तर आएगा 301 इसके अंदर आएगा या नहीं आएगा। पदों की संख्या माने तो n हम क्या करेंगे इसके अंदर? चेक करें। पहली बात तो यहां बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब एपी का nवां पद लिखो। आप लिखेंगे चूंकि एपी का nवां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है इस एपी का nवां पद आपको दे रखा। शुरू करें? बिल्कुल। जो जो मान दे रखे हैं वो देखो। an का मान है 301 बराबर a का मान कितना है? 5 प्लस n तो आपको निकालना है गुणा में, d कितना है? 6। सब मान जो यहां से थे वो लिख दी। अब ये प्लस का 5 इधर ले आओ तो 301 माइनस का 5 बराबर ये हो जाएगा 6n माइनस 1। तो 6n माइनस 1 बराबर ये इसमें से घटाओगे तो कितना आएगा? 296। बिल्कुल। तो n माइनस 1 का मान आ जाएगा 296 अपॉन में 6। तो n माइनस 1 बराबर भाग दे दो इसका। देखो 5 बार तो जाएगा नहीं, तो 6 चौक 24 जाएगा, 4 बार भाग चला जाएगा। कितनी बार? 24 और 5 बचेगा 56। और 6 का भाग 56 में कितनी बार जाएगा? बोलो कितनी बार? अरे बोलो साहब कितनी बार जाए? 10 बार तो 60 होता है ना, ज़्यादा नहीं होगा। 9 बार नहीं जाएगा क्या? बार 54 बार जाएगा।
कितना बचेगा 2, कितना बचेगा 2 बचेगा। अब 2 में जाएगा नहीं तो इधर लगेगा पॉइंट और यहाँ हो जाएगा 0 और 6 है 18। पॉइंट के बाद एक डिजिट बहुत है, तो 296 में आप जब 6 का भाग लगाएंगे तो 49.3 आएगा और यहाँ से n का मान मैं निकालता हूँ, ये बनेगा 49.3 माइनस का 1 उधर गया प्लस का 1, तो n बराबर 49 और 1 हो गया 50.3। तो n तो एक प्राकृत संख्या होती है, 50.3वां पद थोड़ी हो सकता है। किसी एपी का 50वां पद हो सकता है, 51वां पद हो सकता है, 65वां पद हो सकता है, लेकिन पॉइंट वाला पद ऐसा नहीं हो सकता है 50.3वां पद, 50.5वां पद, 51वां पद, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि कोई लाइन बनेगी ना, तो ये देखो प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, अब 4.5 वाला कोई पद थोड़ी आएगा, कभी नहीं आएगा, वो तो एपी नहीं है ना। तो पद में तो पूरा पूरा पद आएगा, कंप्लीट पद। अब रोल नंबर आपके बोलने, रोल नंबर आप एक क्लास में 30 बच्चे हो, किसी का रोल नंबर 28 है, किसी का रोल नंबर 28.5 है, क्या सर बोलते हैं कभी कि हाजिर नंबर 28.5 कौन है? तो बोल ही नहीं सकते ना, क्योंकि होता ही नहीं रोल नंबर। 28 के बाद सीधा रोल नंबर क्या बोलना पड़ेगा? 29 बोलना पड़ेगा। क्या बोलना पड़ेगा? रोल नंबर 29 बोलना पड़ेगा। वैसे ही 50.3वां पद नहीं हो सकता, हाँ 50वां पद हो जाता, 51वां पद हो जाता। इसका मतलब जब आप ये एपी लिखेंगे, ये 301 इसके अंदर नहीं आएगा। आप लिखेंगे क्या? क्योंकि n एक प्राकृत संख्या, n एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि ये तो n एक प्राकृत संख्या नहीं है, n एक प्राकृत संख्या नहीं है, इसलिए 301 इस एपी का कोई पद नहीं है। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। आपको जब जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तो आपको n निकाल के चेक करना पड़ेगा। लिखने की गलती मत करना कि एपी लिखना शुरू कर दो, 301 पे पहुंचने में हालत खराब हो जाएगी। फिर ऐसा नहीं हो कि ऐसा आ जाए वैसा आ जाए, नहीं। आप इसका प्रथम पद ढूंढेंगे, सारवंतर ढूंढेंगे, अंतिम पद जो आपको कोई पद पूछेगा, आगे 150 वहां हो रहेगा आपके -150 सवाल में दे रखा 5.2 में, वहां पर भी n का मान निकालेंगे। n अगर 50 आ गया, 51 आ गया तो सही है, लेकिन अगर पॉइंट में आ गया और अगर माइनस में आ गया, क्योंकि n तो एक प्राकृत संख्या है ना, और यहाँ n एक प्राकृत संख्या नहीं है, क्योंकि 50.3 प्राकृत नहीं है, ये एक दशमलव संख्या। प्राकृत पूर्ण और पूर्णांक, और उसमें सब में पूरी पूरी संख्या आती है, कोई पॉइंट की नहीं, ध्यान रखना। प्राकृत में तो 1 से लेकर अनंत तक सारी सारी पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए, तो ये तो 50.3 नहीं हो सकता आते, इसलिए 301 इस एपी का कोई पद नहीं है। 301 इस एपी में पक्की बात नहीं आएगा, ये गारंटी। बाकी तो कुछ आए या नहीं आए, 301 तो इसके अंदर नहीं आएगा। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को उदाहरण नंबर 6 में कोई प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। अगली स्लाइड में करते हैं आपके उदाहरण नंबर 7। आपको साथ साथ कभी नहीं लिखना, मैं वापस कह रहा हूँ, एक बार आप इसको लिखने का कष्ट करें। अब देखो करते हैं इसका उदाहरण नंबर 7। उदाहरण 7 आपके है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात को ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम में अक्सर इसी प्रकार के सवाल आते हैं, आगे भी आपके सवाल में भी है। सवाल ने क्या बोला कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। अब ऐसे नहीं है कि 2 अंकों वाली 3 से विभाज्य लिखना शुरू कर दो, एपी के माध्यम से ज्ञात करना, ध्यान रखना। तो 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। पहले तो मैं आपको लिखता हूं 2 अंकों वाली संख्याओं की शुरुआत कहां से होती है, फिर एपी बाद में बढ़ाएंगे। तो आप लिखेंगे 2 अंकों की संख्या, 2 अंकों की 2 अंकों की जो संख्याएं होती है उसकी शुरुआत कहां से होती है, 10 तक, क्योंकि 9 तक तो एक एक अंक है। 10 के बाद कितना आएगा 11, 11 के बाद क्या आएगा 12। पूरा नहीं लिखना, एपी में हमेशा बीच में डॉट डॉट करके, और लास्ट में कितना आएगा 99 आएगा। क्या ख्याल है सर? यहां तक किसी लाल और लाली को कोई समस्या हो तो बोलो। क्या 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेकर 99 तक होती है क्या? क्योंकि 99 के बाद 100 आता है, 100 में 2 अंक नहीं है, 100 के अंदर कितने 3 अंक है। तो क्या आपको 2 अंकों की संख्या समझ में आ गई? 10 से लेकर कहां तक होगी 99 तक। अब मुझे इसकी एपी बनानी, क्या बनानी मुझे इसकी एक एपी बनानी। ध्यान देना सर, अगर मुझे इसकी एपी बनानी है, लेकिन एपी में वही संख्याएं लिखनी है 2 अंकों वाली, जिसमें किसका भाग जाता है 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो 10 में तो 3 का जाएगा नहीं, 11 में भी नहीं जाएगा, सबसे पहले भाग किसमें जाएगा 12 में जाएगा। तो पहली संख्या क्या लिखी जाएगी 12। 12 के बाद 13 में नहीं जाएगा, 14 में नहीं जाएगा, फिर किस में जाएगा 15 में। 15 के बाद क्या आएगा 18।
ऐसे ऐसे करके लास्ट वाली संख्या देखेंगे, लास्ट वाली संख्या 99 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो आपने पहले डिसाइड किया कि साहब 2 अंकों की संख्या की शुरुआत कहाँ से होती है, 10 से शुरुआत होती है और खत्म कहाँ होती है, 99 पर होती है, कोई समस्या नहीं। अब मुझे इनमें से पूरी संख्याएं नहीं लेनी, इसमें से मुझे वो संख्याएं ढूंढनी है जिसमें 3 का विभाज्य हो। 3 से विभाज्य का मतलब 3 का पूरा पूरा भाग जाए। तो 3 का पूरा पूरा भाग जाने का मतलब होता है 10 में जाएगा नहीं, 11 में नहीं जाएगा, पहले जाएगा 12 में, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 के बाद ऐसे डॉट डॉट करके 99 तक जाएगा, कोई समस्या नहीं। अब आपको कितनी संख्या है, इसका मतलब इसके अंदर कितनी बीच में संख्या है, और बीच में संख्याएं पूछे, इसका मतलब n। क्या a का मान नहीं है, क्या ये d का मान, इसमें से ये घटाएंगे an का मान, n निकालना कौन सा मुश्किल है, बोलो। कितना सिंपल सवाल, केवल समझाने का तरीका है। सवाल वाले ने घुमा फिरा के दे दिया, हम एकदम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। देखो साहब इधर प्रथम पद बोलो, आप लिखेंगे इसका जो प्रथम पद होगा उसको हम a लिखेंगे, वो कितना है 12। प्रथम पद इसका a कितना है साहब 12। चलिए साहब अब निकालते हैं इसका सार्व अंतर। क्या निकालते हैं आपके सार्व अंतर, जिसको d से लिखा जाता है, d माने तो a2 माइनस a1। तो d बराबर a2 का मान है 15 माइनस कितना आएगा 12। तो d का मान 15 में से 12 जाएगा, d का मान कितना आ जाएगा साहब 3 आ जाएगा। कोई समस्या हो तो बोलो। 2 अंकों की संख्याएं 10 से लेकर 99 तक एपी आपने बनाई, वो उन संख्याओं की 10 से मत बनाना, उन संख्याओं की एपी बनानी है जिसमें 3 का भाग जाता है। सबसे पहले 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, 18 से लेकर 99 तक। प्रथम पद 12, सार्व अंतर हो गया 3। चलिए सर, और इसका जो nवां पद है, nवां पद बोल दो, या इसको आप क्या बोल दो, अंतिम पद बोल दो, उसको an से लिखा जाता है, वो सबसे लास्ट में लिखा वो है 99। और निकालनी है पदों की संख्या, पदों की संख्या मतलब n आपको निकालना। भाई बीच में जितने पद लिखोगे ऐसे करके 18 के बाद 21, 21 के बाद 24, 24 के बाद 27 ऐसे करके लिखने के बजाय पूरा n सीधा ही निकाल दो इसके अंदर। चलिए सर, आप लिखेंगे चूंकि एपी का nवां पद, एपी का जो nवां पद होता है वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। कोई समस्या, कोई नहीं, मान रख दो सारे। an का मान कितना 99, कितना है 99। a का मान कितना 12, a का मान कितना है 12 प्लस n माइनस 1 गुणा d का मान कितना है 3। चलिए सर, प्लस का 12 इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 99 माइनस 12, और 3 को पहले लिख दो और बाकी लिख दो बाद में। तो ये बन जाएगा 3n माइनस 1। 99 में से 12 जाएगा 87 बचे, कितना बचेगा 87। तो अगर मुझे n माइनस 1 का मान निकालना है तो 87 गुणा वाला 3 का आएगा भाग में, तो n माइनस 1 बराबर, ये भाग कितनी बार जाएगा 29 बार भाग चला जाएगा। और n का मान अगर निकालना है तो 29 माइनस का 1 उधर जाएगा प्लस, n का मान कितना आ जाएगा 30। बोलो सर, ठीक है, n का मान कितना आया 30। अब जो n का मान आया इसका मतलब 12 से लेकर 99 तक अगर आप 3 अंकों की वाली संख्या है, 2 अंकों की संख्या देखो, उसमें 3 के भाग जाने वाली संख्या कितनी है 30 है। तो आप लिखेंगे अतः 2 अंकों वाली, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्याएं 3 से विभाज्य है। 2 अंकों वाली 30 संख्याएं ऐसी है जिसमें 3 का पूरा पूरा क्या जाता है, भाग जाता है। तो प्रोसेस आपको ये फॉलो करना है कि पहले हमने पता किया कि 2 अंकों की संख्या 10 से लेकर 99 तक होती है, लेकिन हमें वो संख्याएं ढूंढनी है जिसमें किसका भाग जाए 3 का। तो 10 में नहीं जाता, 11 में नहीं जाता, पहले किस में जाएगा 12, 12 के बाद 15, 15 के बाद 18, अब तो 3 का गैप हो जाएगा। और लास्ट में 99 लिखा, 99 में 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, ये पता होना चाहिए। तो प्रथम पद, सार्वयंत्र, अंतिम पद और n। और ये पूछा इसके बीच में कितनी संख्या आएगी, तो आप पद ही तो गिन रहे हो, 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 ऐसे करके। तो ये पदों की संख्या ही पूछी जा रही, पदों की संख्या पूछी जा रही, पदों की संख्या n आपको ज्ञात करना है। और इन चारों के अंदर a में, d में, an में, n में ये संबंध होता है एपी का nवां पद।
ये लिखा, वैल्यू रखते गए, कैलकुलेशन की, n का मान 30 आ गया। और जो 30 उत्तर है वो 3 से विभाज्य वाली संख्या है, अतः 2 अंकों वाली 30 संख्या 3 से विभाज्य। कोई समस्या? अरे बोलो कोई समस्या है क्या? 12 15 18 ऐसे करके। तो मेरे हिसाब से मेरे लाल और लाली को उदाहरण नंबर 7 में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप ध्यान रखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8। पूरे एग्जाम्पल कर ही लेते हैं, 10 के 10 ही पूरे खत्म ही करते हैं एक वीडियो के अंदर, ताकि आपका भी काम हाथों हाथ हो जाएगा। फटाफट देखें, फटाफट काम करें। एक बार आप उसको लिखने का कष्ट करें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूँ एग्जाम्पल नंबर 8 का सोल्यूशन। अब देखो करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला है, आपके पास एक एपी है 10 7 4 डॉट डॉट करके, उसका जो अंतिम पद है वो आपके पास माइनस का 62 है, का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने आपको याद हो तो नोट्स जब लिखवाए थे, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ाया था 5.2 का, कल की जब हमारी क्लास हुई थी, उसके अंदर मैंने क्या बोला था, आपको कभी भी सेपी को कोई सीधा उल्टा कुछ नहीं करना। बुक वाले ने क्या किया, अंतिम पद का मतलब होता है पीछे से 11वां पद, पहला दूसरा ऐसे करके अंतिम पद पूछा गया। अब किताब वाले ने इसमें n का मान 25 निकाला है, फिर आगे से 15वां पद निकाला है, ऐसे काम किया, उससे काम बिल्कुल नहीं करना। मैंने आपको याद हो तो किसी एपी का अंत से nवां पद ज्ञात करने का जब जब ये नाम आएगा, सब ध्यान रखना, अंतिम पद से जब भी पूछेगा आपसे, आगे एक सवाल भी है, जब भी ये पूछेगा तो हम क्या लगाएंगे, एक सूत्र लगाएंगे नया। हमारे पास एक सूत्र है, मैंने आपको नोट लगा के लिखवा रखा, किसी एपी का अंत से nवां पद निकालने का सूत्र है आपके पास, इस बात को ध्यान रखना। चलिए साहब उत्तर में ध्यान देना क्या करने वाले। पहले पास तो आपके पास जो एपी उसको लिखें, एपी में 10, 10 के बाद 7, 7 के बाद 4, ऐसे ऐसे करके माइनस 62 है, ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिख देता हूं ताकि दिखाए। क्या मैं इसका प्रथम पद निकाल सकता हूं इस एपी का? बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। जो सबसे पहले लिखा गया वो आपका प्रथम पद है, प्रथम पद कितना हो गया 10। चलिए सर आगे की बात करते हैं। आगे की बात में हम चलेंगे इसके सार व्यंतर में। किस में चलेंगे? इसके सार व्यंतर यानी डी, और डी का जो साफ सूत्र होता है उसमें होता है a2 माइनस a1। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डी बराबर a2 मतलब दूसरे नंबर पर लिखा गया, माइनस a1 का मतलब हो गया 10, और जब 10 में से 7 जाएगा तो ये माइनस का 3 बचेगा। कोई समस्या यहां तक किसी भी शेर और शेरनी को कोई समस्या यहां नहीं होनी चाहिए। जो आपके पास एपी है, इस एपी से हमने यही सीखा, इसका प्रथम पद सारवंतर निकल सकता है। चलिए सर, क्या इस एपी का मैं nवां पद भी बता सकता हूं क्या? nवां पद बोल दो, या इसको आप अंतिम पद बोल दें। क्या बोल दें इसको आप? अंतिम पद, जिसको आप an के नाम से जानते हैं, और an कितना है माइनस का 62, और पदों की संख्या भी आपको n का मान भी दे रखा है। पदों की संख्या n बराबर आपको कितना दे रखा है? 11 दे रखा है। किसी को कोई समस्या हो तो बोलो, यहां तक किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है ना। मैंने आपको क्या बोला है, जब भी अंतिम पद से उत्तर पूछेगा, हमने पहले एपी के हिसाब से काम कर दिया। अब किताब वाले ने क्या किया, इस एपी को पहले उल्टा लिखा होगा, उल्टे से भी हो सकता है, लेकिन मैंने आपको एक बात लिखवाई थी। आप लिखेंगे चूंकि एपी का अंत से nवां जो पद होता है वो सूत्र होता है an माइनस का n माइनस 1 इंटू डी। क्या मैंने आपको ये सूत्र लिखवाया था? बोलो साहब। कोई बच्चा इनकार तो नहीं करेगा साहब ये हमने नहीं लिखा। अरे लिखा या नहीं लिखा? मैंने आपको बोला था टोटल अगर हम बात करें 5.2 के अंदर टोटल 20 सवाल है और 8 उदाहरण है, इसका मतलब 28 सवाल हो गए। 26 सवाल ऐसे हैं जिसके अंदर वो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगे एपी का nवां पद। एक तो उदाहरण नंबर 8, एक सवाल संख्या 17। उदाहरण नंबर 8 और सवाल संख्या 17, दो ऐसे सवाल हैं जिसके अंदर ये सूत्र लगेगा। ये सूत्र हमने बढ़िया तरीके से बनाया, ध्यान रखना। आपको वो सूत्र लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि किताब वाले ने पहले इसे पी को सीधा किया है, फिर n का मान इसने 25 निकाला, उसने ऐसा काम कर दिया कि इसके पी के अंदर 25 पद है, तो अगर कोई पीछे से 11वां पूछ रहा है इसका मतलब आगे से 15वें पद पर पहुंचा है, ऐसा काम नहीं करना। उत्तर इसका -32 है इस उदाहरण का। आप -32 मैच कर लेना, इस उत्तर से आ जाएगा। तो अब आपसे कौन सा पद पूछा गया? आपसे पूछा गया है एपी का अंत से nवां पद कितना है? n का मान कितना है? 11। आपसे पूछा गया है 11वां पद। चलिए सर an का मान कितना? माइनस का 62, माइनस का 62 माइनस n का मान कितना है? 11 माइनस 1। क्या d का मान माइनस का 3 है? बिल्कुल। तो ये आएगा माइनस का 62
माइनस 11 में से 1 जाएगा 10, 10 गुणा में माइनस का 3, तो माइनस का 62। देखो माइनस और माइनस, माइनस और माइनस गुणा होने पर प्लस हो जाएगा, 10 को 3 से गुणा करोगे 30 आ जाएगा और उत्तर आएगा माइनस का 32। भाई माइनस 62 में से 30 जाएगा, कितना आएगा? माइनस का 32 आएगा। आप लिखेंगे अतः एपी का अंत से 11वां पद माइनस 32 होगा। बोलो साहब, उत्तर माला में कोई फर्क है क्या? आप जाके चेक करें, एग्जाम्पल आपके सामने खुला हुआ होना चाहिए कि अगर आपके ये उत्तर नहीं है तो आप मेरे को बोल सकते हो सर कहीं ना कहीं फॉर्मूला मिस्टेक है। बाकी कोई फॉर्मूला मिस्टेक नहीं है, ये फॉर्मूला एकदम वेरीफाई है, ध्यान रखना। तो हम तो बिल्कुल भी, जब ये पूछेगा अंतिम पद से, तब हमारे पास ये सूत्र है, ध्यान रखना, मैंने आपको लिखवा रखा। हम ना तो एपी के साथ बिल्कुल भी छेड़छाड़ करेंगे, ना हम एपी में कोई पद निकाल के देखेंगे, ना कोई सीधी एपी लिखेंगे, कोई उल्टी लिखेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं। हमारे तो जब जब ये नाम आएगा कि अंतिम पद से 11वां पद निकालना है, तो एपी का अंत से nवां पद निकालने, अंत से मतलब पीछे से एपी के पीछे से nवां पद निकालने का सूत्र होता है an माइनस n माइनस 1 इंटू डी। ये सूत्र आपको ध्यान रखना। अब इसके अंदर an की जरूरत है, n की जरूरत है, d की जरूरत है, a की जरूरत नहीं, तो भी मैंने निकाला। हमारे पास जो एपी थी उसमें बिल्कुल भी कोई मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। मुझे प्रथम पद मिला, मुझे इसमें से ये घटाने पर d मिला, मुझे ये अंतिम पद मिला और मुझे n का मान मिला 11, और मुझे एपी का अंत से 11वां पद निकालना है। मतलब पीछे से 11वें पद पर आना, पहला दूसरा तीसरा चौथा करके ऐसे 11वें पर आना है, और आगे से कोई मतलब नहीं मुझे। मेरे पास तो सीधा सिंपल सा सूत्र है, एपी का अंत से nवां पद निकालने का। ये सूत्र आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, बाकी बात खत्म। बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, बोलो सब। सूत्र याद हो जाएगा? सूत्र याद है, सारे मान 1 2 3 मान की जरूरत पड़ेगी, अंतिम पद की, n की और d की, तीनों मान आपको मिल जाएंगे। एपी आपको दे रखी होगी, d आपके निकल जाएगा और n आपको दे रखा होगा। n आपको 11वां पद 20वां पद कुछ भी पूछ लेगा। जैसे एक सवाल है 70वां 5.2 के अंदर, वो पूछेगा एपी का अंत से 20वां पद निकालो। हम वहां पर भी बिल्कुल गड़बड़ नहीं करेंगे, हम तो अपने इसी तरीके से चल रहे हैं। और ये एक नया सूत्र है जो आपको ध्यान रखना। प्रत्येक लाल और लाली के सूत्र समझ में आ जाना चाहिए, मैंने नोट्स में लिखवा रखा। उम्मीद है आपको उदाहरण नंबर 8 एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब 2 उदाहरण और करने, उदाहरण नंबर 9 और उदाहरण नंबर 10। एक बार आप इसका आराम से सॉल्यूशंस देखें। अगली स्लाइड में मैं आपके लिए लेके आता हूं एग्जाम्पल नंबर 9 का सॉल्यूशन। अब देखो करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में एक भाषा लिखी हुई है, लेकिन आप उस भाषा से कोई मतलब नहीं, आप थोड़ा सा पढ़ के देखें। इसके है ₹1000 की एक धन राशि, आपने 1000 रुपए जमा करवाए, इसका मतलब ये आपका मूलधन है, प्रिंसिपल वैल्यू जिसको बोला जाता है मूलधन। ठीक है, 1000 रुपए की एक धन राशि, 8% वार्षिक साधारण ब्याज। अब एक ब्याज होता है चक्रवर्ती ब्याज और एक होता है साधारण ब्याज। आपको याद है हमने चक्रवर्ती ब्याज किया था 5.1 के पहले क्वेश्चन के चौथे पार्ट में, याद हो तो। साधारण ब्याज का आपको सूत्र ध्यान रखना सर। साधारण ब्याज का मैं आपके लिए सूत्र लिख देता हूं, आप हमेशा ध्यान रखें, कहीं ना कहीं कॉपी के अंदर लिख देना। मैंने आपको अलग से तो नहीं लिखवाया, बट मैं आपको लिखवा देता हूं। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का मतलब होता है ब्याज का ब्याज नहीं लगता। चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है? ब्याज का क्या लेता है? ब्याज लेता है। इसका जो सूत्र होता है उसको बोला जाता है मूलधन, यानी कि इसको शॉर्टकट में P बोला जाता है, गुणा दर, दर को बोला जाता है R, गुणा में समय, और समय को बोला जाता है T, और बटा में होता है साहब 100। इसको कहीं कहीं किताबों में ऐसे अभी लिखा गया है PRT, बटा में कितना लिखा गया? 100। एक ही बात देखो, PRT, समझ गए? बिल्कुल समझ गए साहब। तो मुझे निवेश करना है किसी 8% वार्षिक दर, मतलब दर कितनी है? 8, मूलधन कितना है? 1000, समय 1 साल 2 साल 3 साल होता जाएगा। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित किया जाता है। मैं हर साल के अंत में क्या करता हूं? साधारण ब्याज को गिनता हूं कितना हुआ। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इसका प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज निकालना है। आप एक बात समझना साहब, आपको जो निकालना है ना वो मैं यहां लिख रहा हूं। चलिए मैं बॉक्स को मिटाता हूं, आप समझना। आपको 30 वर्षों का क्या चाहिए? ब्याज चाहिए। मतलब कि पहले साल, दूसरी साल, तीसरी साल, 30 सालों का निकाल के जोड़ोगे थोड़ी, तो आपको चाहिए अगर 30 वर्षों का ब्याज,
तो आप लिखेंगे पहले वर्ष का ब्याज। समझना साहब क्या कह रहा हूं, आप लिखेंगे प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। हम तो 2 सालों का निकाल लेते हैं, वो पहले साल को हमारे एपी में क्या बोला जाता है, उसको A1 बोला जाता है। और दूसरे वर्ष का क्या लिखा जाएगा, दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज, जिसको बोला जाएगा A2। अब आप एक बात बताओ, मैं 2 सालों का ही क्यों निकाल रहा हूं, मैं तीसरे साल का क्यों नहीं निकाल, मैं 30 सालों का नहीं निकालूं। अगर मुझे 30 वर्षों का ब्याज निकालना है तो मुझे 30वां पद निकालना है। क्या निकालना है, 30वें वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करना है कि मैं 30वें वर्ष के अंत में कितना परिकलित करता रहूंगा, ब्याज कितना लूंगा। तो मैं 2 सालों का इसीलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगर मैं 30वें वर्ष में जाऊंगा तो 30वें का जो मतलब होता है वो होता है A + 29D। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। 30वें वर्ष के अंतिम पद में मैं जाऊंगा, इसका 30वां पद है और 30वें पद को लिखने का तरीका होता है A + 29D। अब A + 29D होता है तो वहां एक तो प्रथम पद की जरूरत पड़ी जो A1 कहलाएगा, एक जरूरत पड़ी D की, तो D में A2 - A1 कर लूं। किताब वाले ने 3 निकाले, मैं 3 यहाँ नहीं निकाला, मैं 2 ही निकालूंगा। ठीक है सर, समझ रहे। प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, मूलधन कितना है, मूलधन आप कहेंगे सर 1000 है। कितना है 1000, गुणा में दर कितनी है, दर है 8। 8% नहीं लगा, परसेंट को हटा के 100 आ चुका ऑलरेडी। और समय पहले साल है तो समय T हो गया और बटा में कितना हो जाएगा 100 रुपये। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 10 को 8 से गुणा करोगे तो पहले साल जो मुझे ब्याज मिलेगा अंत में वो मुझे 80 रुपये मिलेगा। बहुत पुरानी बात है, 1000 रुपये की धनराशि तो खूब है। तो दूसरे वर्ष का, दूसरे वर्ष के अंदर आपके पास है मूलधन तो आपके पास 1000 है, दर भी कितनी है 8, लेकिन इस बार दूसरे साल का ब्याज लगेगा 2 साल आ जाएगा और बटा में कितना आ जाएगा 100। उस सूत्र के ऊपर गौर करना, 1 2 1 2, 8 को 2 से गुणा करोगे 16, 16 को 10 से गुणा करोगे तो दूसरे साल में क्या हो जाएगा 160 रुपये। आप लिखेंगे अतः AP या ब्याज की AP लिख दो, या चलो AP लिख दो, खूब इतना लिखना, आप समझ जाओगे। AP में पहले क्या आएगा 80 रुपये, फिर क्या आएगा 160 रुपये, और मुझे नहीं पता कितने हैं, मैं कितने वर्षों का निकाल रहा हूँ, 30 वर्षों का ब्याज मुझे निकालना है, 30 वर्षों का ब्याज। ठीक है सर, इस AP का प्रथम पद बताओ। प्रथम पद को हम A लिखेंगे, A आएगा आपके पास 80, फिर मैं इसका निकालूंगा सार्व अंतर, जिसको मैं D बोलूंगा, A2 - A1। तो A2 का मान है 160 - 80, कितना आ जाएगा 80 रुपये। किसी को यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो, मैं आपको वापस पूरी राम कहानी समझा देता हूं है क्या। कोई साधारण ब्याज की बात करनी, साधारण ब्याज का ये सूत्र होता है सर। इस सूत्र को आपको क्या रखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। 1-2 बार आप याद करेंगे तो हो जाएगा। ये आपके पास साधारण ब्याज है। साधारण ब्याज का सूत्र होता है PRT/100, मूलधन गुणा दर गुणा समय। तो हमने प्रथम वर्ष का, हम ऐसे 1 साल 2 साल 3 साल का दिए जा रहे हैं। मुझे 30वें वर्ष के अंत में ब्याज चाहिए कि मुझे 30वें वर्ष के अंत में कितना ब्याज मिलेगा। मुझे पहले साल में कितना रुपए ब्याज मिला, 1000 रुपये के ऊपर, मतलब मुझे 80 रुपये ब्याज मिल गया। दूसरी साल में 160, तीसरी साल में 240, 320, ऐसे करके ब्याज मिलता जा रहा है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा मुझे 4-5 वर्ष का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कि 30 वर्ष के अंत में कितना ब्याज चाहिए, कि लास्ट में कितना ब्याज लूंगा। तो 30 वर्षों के अंत में मुझे अगर ब्याज परिकलित करना है तो 30वें वर्ष का मतलब होता है A30 = A + 29D। तो कहीं ना कहीं मुझे प्रथम पद और सार्व अंतर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने निकाला प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज। साधारण ब्याज तो है, लेकिन मैं निकाल रहा हूं प्रथम वर्ष का साधारण ब्याज, जिसको हम A1 बोलेंगे। तो मूलधन 1000, दर 8 है, 8% नहीं सोचे, परसेंट हटा के 100 आता है, केवल 8 लिया जाता है। कितना हो गया, दर कितना 8 गुणा समय, समय पहले साल का मतलब समय T बटा 100, 2 0 कैंसिल हो गए, 10 को 8 से गुणा के 80 रुपये आ गया। दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज A2 आएगा, मूलधन वही है, कोई चेंजेज नहीं, दर भी वही है, लेकिन साल एक नहीं हो गए, साल कौन सा हो जाएगा, दूसरा साल, बटा में 100 कैंसिल हुआ, 8 को 2 से गुणा किया 16, 16 को 10 से गुणा किया 160 रुपये। तो ये मेरे पास एक AP बन गई। AP बनी, मुझे 30 वर्षों का ब्याज निकालना है। तो प्रथम पद तो हो गया 80, सार्व अंतर हो गया, इसमें से ये घटा 80। अब मुझे चाहिए 30, 30 का मतलब होता है A30। क्या चाहिए, A30, A30 का मतलब हो जाएगा A + 29D। भाई A30 का मतलब क्या हो जाएगा, A + 29D। तो पहली बात A30 बराबर A का मान 80 प्लस 29 गुणा D का मान भी कितना है 80, दोनों वैल्यू हमने रख दी। तो ये आएगा A30 बराबर
80 प्लस, देखो ये तो हो गया 0, 90 8 हो गया 72, ठीक है, 9 8 72 हो गया, और 8 दूनी 16, 16 और 7 23, तो ये 2320 आ जाएगा, और आप जोड़ेंगे 2320 और 80 तो ये 2400 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2400 रुपये। आप लिखेंगे अते, क्या लिखेंगे? अते, अते 30वें, अते 30वें वर्ष का साधारण ब्याज 2400 रुपये होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? ये जो इतनी माता बच्ची की है इसके लिए की है कि मुझे 30वें वर्ष का निकालना था। 30वें वर्ष का मतलब होता है a प्लस 29d, तो मुझे प्रथम पद a की जरूरत पड़ेगी और सार्वंतर की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने दो पद निकाल लिए, a1 निकाल लिया, a2 निकाल लिया, क्योंकि a1 ही मेरा प्रथम पद कहलाएगा, और a2 के लिए d के लिए a2 माइनस a1 कर दूंगा, 160 माइनस 80, 80 रुपये आ जाएगा। और यहाँ तो 80 29 गुणा d का मान भी 80 गुणा करता गया, 24 उत्तर आ गया। तो 30वें वर्ष में जो ब्याज मिलेगा वो 2400 रुपये, टोटल 2400 नहीं मिलेगा। जब 30 वर्षों तक पैसे पड़े रहेंगे तो जब 30वें वर्ष में ब्याज लौटा रहा होगा ना 1000 रुपये का, तो वो होगा उसको 2400 रुपये देना पड़ेगा। इतने 30 सालों का ब्याज देना। तो उम्मीद है प्रत्येक लाल और लाली को ये बात समझ में आनी चाहिए। ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं, हमने आराम से इसका 30वें वर्ष के अंत में ब्याज निकाल दिया 2400 रुपये। तो एक बात आती, आपको साधारण ब्याज का सूत्र याद करना पड़ेगा जो आपके सामने लिखा है। 2 वर्षों का निकाल लें, किताब वाले ने 3 निकाला सही, हाँ किताब वाले ने 3 निकाला, 3 की कोई जरूरत नहीं, आप 2 निकाल लें बहुत। तो a आ गया, d आ गया। 30 वर्षों का मतलब a 30 बराबर a प्लस 29d। AP में हमारा 30 का मतलब क्या होता है? a 30 का मतलब a प्लस 29d। तो a की जरूरत है, d की जरूरत, दोनों वैल्यू है, 24 उत्तर आ गया। तो 30वें वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितना हो जाएगा? 2400 रुपये। उम्मीद है आपको एग्जाम्पल नंबर 9 एकदम बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल बचा है, एग्जाम्पल नंबर 10। हम एकदम बढ़िया तरीके से मेहनत कर रहे हैं, एक एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, एक एक क्वेश्चंस कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। लास्ट एग्जाम्पल मैं आपको लाता हूं अगली स्लाइड में, तब तक आप एक बार इसका सॉल्यूशंस आराम से देखो। अब देखो करते हैं इसका एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 आपके प्रश्नावली जो 5.2 है उसका लास्ट एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ने बोला है फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब रखे हुए। कोई फूलों की क्यारी बना रखी, लाइन बना रखी है, उसमें 23 गुलाब के पौधे हैं। दूसरी पंक्ति में, मतलब पंक्तियां बना रही है, ऐसे क्यारियां, मतलब ये समझ लो आप, देखो ऐसे समझना, ये ऐसे क्यारियां बना रखी है, ऐसे ऐसे, पहले में 23, दूसरे में 21, तीसरे में 19, ऐसे आपके क्यारियां बना रखी। तो एपी बन रही है आपके, क्योंकि गैप बराबर आएगा, अभी आप देखना कैसे। तो ये एपी है, तो एपी में पहले कितना है? 23 गुलाब है। कितने? 23, और फिर 21, कितने? 21, और फिर कितने हैं? 19। ऐसे ऐसे करके इसके अंदर क्यारियां। यदि उसकी अंतिम पंक्ति में, मतलब अंतिम पंक्ति मतलब ऐसे कोई आएगा, लास्ट के अंदर जो रखा गया ना वो कितने गुलाब रखे गए? 5 गुलाब के पौधे। इस क्यारी में कितनी पंक्तियां, क्यारी में कितनी पंक्तियां मतलब गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 5 तक आपको पहुंचना। तो इसका मतलब यहां पर आपको प्रथम पद नहीं दे रखा है क्या? बिल्कुल दे रखा है प्रथम पद ए, कितना? 23। फिर इसका सार्वंतर d बराबर a2 माइनस a1, 21 माइनस 23, a2 माइनस a1, माइनस का क्या आएगा? 2 आएगा। और अंतिम पद आपको दे रखा है an, जिसको आप बोलते हैं 5, और पदों की संख्या ये आपको ज्ञात करना है। सीधा सिंपल से ही सवाल है, ज्यादा कोई माता बच्ची वाला काम रहेगा ही नहीं आपके लिए। एक एपी है जिसका प्रथम पद दे रखा है, सार्वंतर दे रखा है, अंतिम पद दे रखा है, आपको एन का मान निकालना है। इसमें कितने पद हैं? तो अब आपको पता है एपी का एनवां पद आप लिखेंगे, चूंकि एपी का एनवां पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए सर, ए एन का मान तो 5 है, बिल्कुल 5 है, बराबर ए का मान कितना? ए का मान है 23 प्लस एन आपको चाहिए, और डी का मान है माइनस का 2। ये इधर आएगा, तो 5 माइनस 23 बराबर माइनस का 2, एन माइनस 1, माइनस का 2, एन माइनस 1 बराबर, ये माइनस का 18 बचेगा। ठीक है, तो n माइनस 1 चाहिए, तो माइनस का 18, गुणा वाला माइनस 2 भाग में जाएगा, माइनस माइनस प्लस,
n माइनस 1 बराबर 18/2 का मतलब 9, तो n बराबर ये तो 9 है, माइनस का एक उधर जाएगा प्लस का, तो n का मान कितना आ गया 10। इसके अंदर 10 क्यारियाँ बनी हुई, पहली के अंदर 23 रखेंगे, फिर 19, फिर 17, सॉरी 21, फिर 17, समझ रहा, 23, 21, 19, 17, ऐसे 15, दो कम करते जाएंगे और 10वीं क्यारी में पहुंचोगे तो लास्ट में कितने फूल बचेंगे आपके 15। आप कितनी क्यारियां पूछी थी, आप लिखेंगे अतः इसमें 10 पंक्तियां हैं, अतः इसमें 10 पंक्तियां हैं। मुझे तो नहीं लगता कोई हार्ड है काम। आपको जो बोला था वैसे बोला कि पहले पे ये रखा गया, दूसरी पंक्ति में ये, तीसरी पंक्ति में और अंतिम पंक्ति, जिसकी अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब, अंतिम में ये लिख दे। प्रथम पद हो गया, इसमें से ये घटाया, डी आ गया, लास्ट आपको दे रखा है। कितनी पूछा है, कितनी, जब भी नाम आए तो एन का मान आपको निकालना, कौन सा नाम आए एन आपको निकालना, कितने पद हैं तो भी एन आपको निकालना, इस बात को ध्यान रखना। इसके अंदर पूछा गया आप ऐसे चल के जाओगे कितने पद चलोगे, तो एन का मान, एपी का एनवां पद होता है, कैलकुलेशन की एन का मान 10 आ गया। तो उम्मीद है प्रत्येक शेर और शेरनी को जो हमारी आज की क्लास हुई है एग्जाम्पल की 5.2 के उदाहरण नंबर 3 से लेकर 10 तक हमने वन शॉट के अंदर खत्म किया, बढ़िया मजेदार तरीके से, कोई डाउट किसी प्रकार का नहीं रहा होगा। आप बढ़िया तरीके से एग्जाम्पल नंबर 10 तक रिवीजन करें और प्रश्नावली जो आएगी आपके सामने उसको टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड करें। कितने डिवाइड में, 20 क्वेश्चन से 20 क्वेश्चन 3 पार्ट में मैं आपके लिए डिवाइड कर दूंगा। तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और एग्जाम्पल 10 तक बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, प्लस 5.1 का रिवीजन प्लस 5.2 की लैंग्वेज, 2 सूत्र हैं, एक तो ये था, एक अभी अंतिम पद वाला हमने 8वां एग्जाम्पल किया था वो। ठीक है, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिए, रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आने वाला है। थैंक यू।